तो गाइस आज हम बात करेंगे एक नई मानवा की, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो अपने ऊपर एक बहुत ही बड़ी डॉल लेके घूम रहा होता है। दरअसल ये बंदा एक सेल का प्रमोशन कर रहा होता है, जिसके बदले में इसको कुछ पैसे मिलेंगे। ये बंदा इस डॉल को लेके घूम तो रहा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, मेरी लाइफ की लगी पड़ी है। मेरी उम्र के सारे बंदे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है। मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये काम मैं सिर्फ तब तक ही करूंगा जब तक मैं अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर लेता। उसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। यानी कि इस बंदे का स्कूल तो पूरा हो चुका होता है और अब इसे आगे कॉलेज जाना होता है, लेकिन अभी इस बंदे के अगल बगल कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं, यानी कि हाई स्कूल के, जो कि इसके पीछे से हल्के हल्के मुक्के मार के इसको परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं, ये देखो, जब तुम किसी के मुक्का मारते हो तो तुम्हें ऐसे मारना चाहिए, अपने हिप को पूरी तरीके से घुमा के इसके मुक्का मारो। डॉल वाले बंदे को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इनकी दिक्कत क्या है, ये इसको परेशान क्यों कर रहे हैं। इतने में ये हाई स्कूल के लौंडे और एक लड़की इसको कहते हैं, ओए, आखिर तो ये काम करने के कितने पैसे कमा लेता है। सच में मुझे इसको देख के काफी ज्यादा दया आ रही है, ये कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। सच में ये काफी ज्यादा गरीब लग रहा है मुझे। लेकिन क्योंकि ये डॉल वाला बंदा अब कॉलेज जाने वाला होता है, यानी ये इनसे बड़ा होता है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये हाई स्कूल के छपरी साले मुझे परेशान नहीं कर सकते। मैं अब एक अडल्ट बन चुका हूँ। ये सारे के सारे वो बदमाश नहीं हैं जो मुझे स्कूल टाइम पे परेशान किया करते थे, इसलिए कम से कम मैं इनका पिछवाड़ा तो थपथपा ही सकता हूँ। लेकिन स्कूल के जो बच्चे होते हैं बार बार इसे बस परेशान करे जा रहे होते हैं, वो रुकते नहीं हैं। और ये डॉल वाला बंदा, जो कि आपको लग रहा होगा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो कहता है, 10,000 वॉन, मैं 10,000 वॉन कमाता हूँ 1 घंटे के। दरअसल इस बेचारे बंदे को हकलाने की भी आदत होती है और स्कूल के लौंडे इसको देख के कहते हैं, ये तो किसी खराब पीसी की तरह लैग मार रहा है। डॉल वाला बंदा भी इन बच्चों की वजह से ही नर्वस हो चुका होता है और कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अब अपने से बड़ों से कैसे बात करी जाती है। तुम छोटे बदमाश कहीं के, क्या किसी ने तुम्हें कभी तमीज नहीं सिखाई। लेकिन ये स्कूल के लौंडे इसकी टांग में लात मार के इसको जमीन में गिरा देते हैं और कहते हैं, अबे हम तो सिर्फ थोड़े से मजे ले रहे थे, तू तो कुछ ज्यादा ही चौड़ा होने लग गया है। मुझे लगता है जब ये सोचता होगा तो सोचते सोचते भी ये हकलाता होगा। हाँ, तुमने सही कहा, ये 1 नंबर का गधा है। इस डॉल वाले बंदे को अच्छी तरीके से परेशान करके ये स्कूल के लौंडे और लड़की यहाँ से चले जाते हैं। बट डॉल वाला बंदा बेचारा जमीन में पड़ा पड़ा अब भी खुद से बोल रहा होता है, हरामखोरो, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे ये हकलाने की आदत कैसे पड़ी है। ये सब कुछ तो तुम्हारे ही जैसे लोगों की वजह से हुआ है मेरे साथ, लेकिन तुम्हारे चेहरे में ये हंसी हमेशा नहीं रहेगी। एक बार मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाऊं, उसके बाद तुम मेरे अंडर में काम करोगे, तो तुम बस इंतजार करो। भले ही मैं तीसरी बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लूँ, उसके बाद ग्रेजुएट हो जाऊँ और उसके बाद मुझे जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं तो तुम सारे लोगों की वाट लगाऊंगा, साथ ही साथ में उन हरामजादों की भी जिनकी वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हुई है, उनकी लाइफ जरूर अभी काफी ज्यादा बेकार चल रही होगी, खास करके वो एंचियोल जैंग, वो सबसे बड़ा दरिंदा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी जिंदगी अभी बिल्कुल नर्क जैसी होगी। यानी कि इन बंदों ने ही इस डॉल वाले बंदे की जिंदगी स्कूल टाइम पे खराब कर दी थी, उसको बार बार बुली करके। तो खैर इसके बाद जैसे ही ये डॉल वाला बंदा अपनी पेमेंट लेने के लिए आता है अपने काम के बदले की, और जो बंदा इसको पेमेंट दे रहा होता है वो कहता है, हेलो, मेरा नाम एंचियोल जैंग है, मैं इस स्टोर का मालिक हूँ, आज का जो हमने पार्ट टाइम वर्कर रखा है वो तुम ही हो, मैंने सही कहा ना। यानी कि जिस बंदे के लिए ये डॉल वाला बंदा अभी काम कर रहा होता है, ये वही बंदा होता है जिसने स्कूल में इसको बहुत ही बुरी तरीके से परेशान किया था। हालांकि एंचियोल जैंग अब तक इसको नहीं पहचाना होता, लेकिन ये एंचियोल जैंग का चेहरा नहीं भूला होता और हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर एंचियोल जैंग यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये इस स्टोर का मालिक है। इतने में ही एंचियोल जैंग के साथ के बंदे भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और ये सारे वही बंदे होते हैं जो स्कूल में एंचियोल जैंग के साथ हुआ करते थे और इस डॉल वाले बंदे को परेशान किया करते थे। दरअसल ये सारे के सारे हरामी लौंडे और लड़कियां अब काफी ज्यादा अमीर बन चुके होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि इनकी जिंदगी बहुत बेकार चल रही है, इन सब की जिंदगी काफी ज्यादा मजे में चल रही होती है, खासकर एंचियोल जैंग की। जैसे ये बाकी के बंदे यहाँ पे आते हैं, इनमें से एक लौंडा कहता है, एंचियोल, तुम्हारे नए स्टोर के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, मैं जानता था एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एंचियोल कहता है, तुम लोग कौन सा कम हो, तुम लोग भी तो काफी सारे पैसे छाप रहे हो। हाँ, सारे के सारे लोग नौकरियां पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, हमारे जितना पैसा तो वो कमा ही नहीं पाएंगे। सच बताऊं तो कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई करने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई करने में तो अच्छे नहीं होते, लेकिन पैसा कमाने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। एंचियोल अपने साथ के बंदों को कहता है, अरे वाह, तुम लोगों ने नई BMW खरीद ली है क्या। ये सब कुछ देख के मुझे 3 साल पहले की याद आ गई, जिस समय हम लोग हाई स्कूल में हुआ करते थे। हम सारे के सारे क्लास के सबसे ज्यादा बदमाश बच्चे हुआ करते थे। हाँ एंचियोल,
तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे यकीन नहीं होता क्लास का सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा यानी कि तुम आज इतने ज्यादा कामयाब इंसान बन चुके हो। और गाइस अभी आपको यहाँ पे एक मजेदार बात बताता हूँ कि अब तक आपको शायद लग रहा होगा जिसने अब तक ये मानवा पढ़ी नहीं होगी कि ये जो डॉल वाला बंदा है ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है ये सबसे ज्यादा हरामी लौंडा जिसका नाम है एंचोल जैंग, जो कि स्कूल में सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा हुआ करता था, मतलब कि सबसे ज्यादा बदमाश लड़का हुआ करता था। और आखिर एक बदमाश लौंडा मेन कैरेक्टर कैसे हो सकता है ये चीज आपको जल्दी ही पता लगेगी। तो खैर ये जो डॉल वाला बंदा होता है अभी इन सबको देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आखिर ये लोग इतने ज्यादा कामयाब कैसे हो सकते हैं। जिस हिसाब से इनकी स्कूल की जिंदगी रही है उस हिसाब से तो इन्हें चोरी की बाइक में घूमना चाहिए था अभी, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होने चाहिए थे कि ये लोग अपना नया बिजनेस खड़ा कर सकें या फिर ये कुछ बड़ा कर सकें। लेकिन ये सारे के सारे आज इतने बड़े लोग बन चुके हैं जिनके पास इतनी महंगी महंगी कार है, लेकिन कैसे? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये लोग ये चीजें डिजर्व नहीं करते, ये तो एक नंबर के हरामखोर थे। लेकिन तभी इन बदमाश लौंडों में से एक बंदा जीनू किम को देख लेता है और स्कूल में ये लोग जब भी जीनू किम को उसके नाम से बुलाते थे तो जानबूझ के हकला हकला के ये कहते थे उसका नाम। इनमें से एक बंदा जैसे ही जीनू को देखता है तो कहता है, वो तो जीनू किम है ना? क्या तुम उस लौंडे की बात कर रहे हो जो हमेशा हकलाता रहता था? वही लड़का ना जिसको हम जानबूझ के कहते थे जीनू किम? हाँ तुमने सही कहा, असली में उसका नाम जीनू किम था लेकिन हम जानबूझ के उसको वो कहते थे। ओए तू जीनू किम है ना? हमने सही कहा ना? लेकिन जीनू अभी अपना चेहरा छुपा रहा होता है और चुपचाप से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, शिट मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं, अब मेरे को यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इतने में ही एंचोल जैंग जीनू की टोपी उसके सर से निकाल लेता है और उसका चेहरा ठीक से देख के कहता है, अरे तू तो सच में जीनू किम है? अबे क्या तुझे याद नहीं कि हम हाई स्कूल में एक साथ थे? और बता सब कुछ कैसा चल रहा है? इतने समय बाद दिख रहा है तू आज हमें। लेकिन यार ये एंचोल जैंग एक अलग ही लेवल का बंदा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा। एक तरीके से स्कूल टाइम पे ये अपने पूरे स्कूल का डॉन हुआ करता था और इसी बंदे ने जीनू किम की जिंदगी नर्क बना के रखी थी, इतनी ज्यादा नर्क बना के रखी थी कि जीनू किम अब भी उससे उभरा नहीं होता। इसलिए जीनू किम हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, इतने सारे लोगों में से एंचोल जैंग को ही मेरे सामने आना था क्या? कोई और नहीं आ सकता था? लेकिन अभी हाई स्कूल पास करे हुए इन लोगों को 3 साल हो चुके होते हैं और एंचोल जैंग थोड़ा सा पहले से बदल चुका होता है और जीनू को कहता है, जीनू किम सॉरी मुझे माफ करना, उस समय मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा इमेच्योर हुआ करता था कि मैं तुम्हें परेशान करता था, इसलिए जो कुछ भी हमारे बीच पहले हुआ है उस चीज के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। साथ ही साथ में एंचोल जीनू को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है और कहता है, ये लो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे काम के तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए हैं, लेकिन तुम ये पैसे भी रख सकते हो ताकि तुम टैक्सी का अपना किराया दे सको। जीनू को अभी यकीन नहीं हो रहा होता जिस बंदे ने उसकी जिंदगी नर्क बनाई है आज वो उससे माफी मांग रहा है और उसके काम के उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। जीनू अपने हाथ आगे बढ़ा ही देता है उन पैसों को लेने के लिए, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा होता है, इसलिए जीनू कहता है, नहीं मुझे माफी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ मेरे साथ करा है उसकी तुम मुझसे अच्छे से माफ़ी मांगो। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो तुम लोगों को क्या लगता है आखिर मैं इतनी मामूली सी जॉब यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ और मैं हकलाता क्यों हूँ? लेकिन एंचोल जैंग जबरदस्ती जीनू के हाथ में और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे रख देता है और कहता है, कम ऑन यार, उस समय हम लोग बच्चे थे, इतना ज़्यादा सेंसिटिव मत हो, वो सारी की सारी पुरानी बातें हैं। ले मैं तुझे 50,000 वॉन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। देख मुझे ठीक से याद तो नहीं है कि मैंने तेरे साथ क्या करा था, लेकिन जो कुछ भी मैंने तेरे साथ करा था उसके लिए मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। ये बात सुन के जीनू खुद से बोल रहा होता है, क्या इसको ये भी याद नहीं है कि इसने मेरे साथ क्या करा था? लेकिन इसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है, मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। इसलिए जीनू फ्रस्ट्रेट होकर ये पैसे फेंक के यहाँ से भागने लगता है और कहता है, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए हरामजादे। जीनू बेचारा बस आंखें बंद करके भाग रहा होता है और पीछे से एंचोल उसको बोल रहा होता है, ओए जीनू किम, तुझे उस तरफ नहीं जाना चाहिए, अगर तू उस तरफ भागेगा तो 3 मंजिल से नीचे गिर सकता है, वापस आ जा। लेकिन जीनू किम को इस बात का एहसास थोड़ा सा लेट होता है और वो 3री मंजिल से नीचे गिर रहा होता है अभी। लेकिन गिरते गिरते भी जीनू अपने मन में बोल रहा होता है, मैं अभी मर रहा हूँ, लेकिन वो हरामजादा अब भी मेरा नाम हकला के बोल रहा था, क्या आज मेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी? मेरी कहानी बस इतनी सी थी, मैं आज यहाँ पे इतनी लाचारी के साथ मरने वाला हूँ और एंचोल मुझे ऐसे मरते हुए देखेगा। एंचोल जैंग हरामजादे, मैं तुझे श्राप देता हूँ, काश मैं दोबारा से एक बारी पास्ट में जा सकता जब मेरे साथ ये सब कुछ शुरू हुआ था, काश मैं तुझे भी वही दर्द दे सकता जो सब कुछ तूने मुझे दिया था, काश तेरे साथ भी वही होता जो कुछ मेरे साथ हुआ था, चाहे मैं मर जाऊंगा
लेकिन मेरी आत्मा तुझे हमेशा परेशान करती रहेगी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और इसी के साथ कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी की पूरी कहानी को पलट के रख देता है। हम देखते हैं जैसे ही जीनू जमीन में गिरता है तो उसकी आंखें अभी किसी और जगह पे खुलती हैं। जीनू की आंखें खुलती हैं अपने स्कूल में, यानी कि 3 साल पहले। जीनू के अगल बगल अभी स्कूल के स्टूडेंट होते हैं और जीनू खुद से बोल रहा होता है, आखिर साला ये सब कुछ क्या चल रहा है, आखिर मैं अभी अपनी होमरूम क्लास में क्यों हूँ, लेकिन अभी अभी तो मैं अपने स्टोर के सामने खड़ा था, आखिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, क्या मैं अभी कोई सपना देख रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं उन बंदों को जो स्कूल में जीनू को परेशान किया करते थे और अभी जीनू को देख के बोल रहे होते हैं, मैंने कहा था ना तेरे सर पे हम मुक्का मारेंगे तो तू बेहोश हो जाएगा हरामजादे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा था, सच में इसमें काफी ज्यादा मजा आया है। ठीक है तो मैं तुम्हें एक और जगह बताता हूँ जहाँ पे इसको मारने में और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन दरअसल यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है, जो जीनू पास्ट में वापस आया होता है उसकी बॉडी तो जीनू किम की होती है, लेकिन उसके अंदर एंचोल जैंग होता है, यानी कि वो एंचोल जैंग जिसने फ्यूचर में अपना स्टोर खोला था। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में एंचोल जैंग के सामने ये जो लौंडे होते हैं जो किसी समय में एंचोल जैंग के अंडर ही काम किया करते थे, यानी कि स्कूल में, अभी एंचोल इनको देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, लगता है मैं सच में सपना देख रहा हूँ। और ये हरामजादे, इनको देख के मुझे याद आया ये तो हाई स्कूल में भी कितने ज्यादा बड़े लगते थे सारे के सारे। और क्योंकि अभी ये लौंडे एंचोल को परेशान कर रहे होते हैं इसलिए एंचोल इनमें से एक के एक रैपट मार देता है और कहता है, और कुत्तों तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन ये बंदे अभी एंचोल के ऊपर बैठ के उसको लिटा देते हैं और उसके मुक्के ही मुक्के बजा देते हैं, क्योंकि इन लौंडों को अभी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये फ्यूचर से आया हुआ एंचोल जैंग है। एंचोल अभी अपने ही बंदों से बुरी तरीके से मार खा रहा होता है और ये बंदे से मारते हुए बोल रहे होते हैं, हरामजादे क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है, अपनी औकात भूल रहा है क्या तू। इसी के साथ एंचोल को रियलाइजेशन होता है कि शायद अभी वो सपना नहीं देख रहा है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं सच में पास्ट में वापस आ चुका हूँ, क्या मैं सच में अपने हाई स्कूल के टाइम पे वापस आ चुका हूँ। लेकिन इतने में ही यहाँ पे चलता हुआ आता है हाई स्कूल वाला एंचोल जैंग, यानी कि फ्यूचर वाले एंचोल जैंग के सामने अभी पास्ट वाला एंचोल जैंग आ चुका होता है और कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है बे, ओए तुझे क्या लगता है तू ज्यादा हीरो क्यों बन रहा है बे। जीनू किम लगता है तू अपनी औकात भूल चुका है। लेकिन फ्यूचर वाले एंचोल को अभी ये बात समझ नहीं आई होती है कि अच्छी तरीके से यहाँ पे चल क्या रहा है, इसलिए फ्यूचर वाला एंचोल पास्ट वाले एंचोल को देख के हैरान हो चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये तो मैं हूँ और मैं अपने आप को जीनू क्यों बोल रहा हूँ, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी के साथ फ्यूचर वाला एंचोल शीशे में अपनी शक्ल देखता है और उसे पता चलता है कि वो जीनू किम की बॉडी में फंस चुका है, इसलिए अभी एंचोल की हालत खराब हो चुकी होती है और वो पसीने पसीने हो चुका होता है और खुद से बोल रहा होता है, क्या मैं जीनू किम बन चुका हूँ। इसी के साथ हमें एक बैकग्राउंड वॉइस सुनाई जाती है जो कि इस वक्त फ्यूचर वाला एंचोल नहीं सुनता। ये वॉइस बोल रही होती है, मैंने तुझे कहा था ना जो दर्द मुझे मिला है वो दर्द तुझे भी मैं देखे रहूंगा। और जो फ्यूचर वाला एंचोल पास्ट वाले एंचोल को देख रहा होता है हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, इसका मतलब मैं सच में पास्ट में वापस आ चुका हूँ और पास्ट में आके मिला हूँ सबसे बड़े हरामजादे से, यानी कि मुझसे। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो ये हरामजादा मेरे सामने खड़ा है ये और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, और मैं स्कूल टाइम पे हरामियों का भी बाप हुआ करता था और इसी हरामखोर ने जीनू किम की जिंदगी बर्बाद करी थी। और अब यही एंचोल जैंग अब खुद की ही जिंदगी बर्बाद करने वाला है एक श्राप की वजह से। पास्ट वाला एंचोल अपने फ्यूचर वाले सेल्फ को कहता है, जीनू किम लगता है मार खाने के लिए तो काफी ज्यादा फड़फड़ा रहा है। इसके बाद जीनू किम यानी कि फ्यूचर वाले एंचोल जियांग की यहाँ पे अच्छी तरीके से तुड़ाई होती है, जो कि कर रहा होता है पास्ट वाला एंचोल। और पास्ट वाला एंचोल असली वाले जीनू किम को भी ऐसे ही मारा करता था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई वजह ही नहीं है उसको मारने के लिए। इसका मतलब बेचारा जीनू किम बिना फालतू मार खाता रहता था बस। और अभी एंचोल जैंग बिना फालतू की खुद से ही खुद मार खा रहा है। खुद से खुद मार खाते खाते एंचोल अभी अपने मन में बोल रहा होता है और उसे एक पास्ट का सीन याद आ रहा होता है। जब मैं हाई स्कूल में था तब जिंदगी सच में काफी ज्यादा मजेदार हुआ करती थी मेरी, और वो इसलिए क्योंकि मैं बिना मतलब के अपने से कमजोर लोगों को बस मारता रहता था। मेरा मानना था कि मैं हमेशा एक राजा की तरह रहूंगा, क्योंकि जो ताकतवर होता है सारी की सारी इज्जत उसी को मिलती है, सब कुछ उसको मिलता है। लेकिन लूजर्स लोग को मेरी बात समझ नहीं आती थी, और ना ही वो मेरी बात को समझ सकते थे, क्योंकि लूजर्स को हमेशा फ्यूचर की चिंता रहती है। लेकिन मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं पावरफुल था और खुश था। और अपने नाम के डर को बनाए रखने के लिए मैंने MMA भी ज्वाइन करा था। MMA में मेरा प्रोफेशनल बनने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो वो सब कुछ बस मजे के लिए कर रहा था। और जितने भी बड़े लोग थे उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि मुझ जैसा
लौंडा ग्रेजुएशन के बाद क्या बनेगा और किस तरीके का बंदा बनेगा। इसलिए मैं भी ये सोच रहा था कि हाई स्कूल के बाद मैं किस तरीके का बंदा बनूंगा और कैसा बनूंगा। लेकिन जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई मैं एक प्रोफेशनल फाइटर बन चुका था, क्योंकि मुझे लोगों को मारने में काफी ज्यादा मजा आता था। मुझे कामयाब होने के लिए काफी सारी बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, काफी सारी पढ़ाई भी नहीं करनी थी मुझे। मैंने जो काफी सारी फाइट्स जीत के पैसे कमाए थे उससे मैंने स्टोर खोला था। लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था फ्यूचर में मुझे वो लूजर दोबारा से मिल जाएगा जिसको मैंने स्कूल में इतना ज्यादा परेशान किया था। मेरी जिंदगी बिल्कुल मक्खन जैसी चल रही थी। मैंने सुना था कि जीनू किम ने अभी एंट्रेंस एग्जाम भी पास नहीं करा है कॉलेज का, और मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। इसलिए मैंने उसे थोड़े पैसे भी दिए थे ताकि वो टैक्सी का किराया दे सके और थोड़े मजे कर सके। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये सब कुछ होने के बावजूद भी अभी मैं खुद से ही मार क्यों खा रहा हूँ। मैं एनचोल जैंग जो कि अभी 21 साल का हूँ, मैं अभी एक लूजर की बॉडी के अंदर फंस चुका हूँ जो कि 3 साल पहले आ चुका है। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं जीनू किम की बॉडी के अंदर क्यों हूँ। और ऑब्वियसली इस सोच के साथ साथ एनचोल जैंग खुद से ही मार खा रहा होता है। इसके बाद स्कूल का एक लौंडा एनचोल का हाथ पकड़ के उसको एक लॉक दे देता है और एनचोल जो कि अभी दर्द से करहा रहा होता है अपने मन में बोल रहा होता है, तुम हरामखोरो, तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते थे और अभी मुझे ही लॉक दे रहा है ये हरामजादा। ये लॉक वही है जो हम लोग सिर्फ एक लूजर के ऊपर इस्तेमाल करते थे। इस हरामजादे को तो ठीक से ये लॉक देना भी नहीं आता। अगर इस हरामजादे को मेरे हाथ को बहुत खतरनाक झटका देना है तो इसे अपनी तरफ मेरे हाथ को खींचना होगा, इसे इतना भी नहीं पता। और यही बात पास्ट वाला एनचोल भी अपने साथ के बंदे को कहता है कि उसका हाथ ठीक से खींच। और पास्ट वाले एनचोल के कहने में जैसे ही लॉक ये फ्यूचर वाले एनचोल के ढंग से पड़ता है तो फ्यूचर वाला एनचोल तिलमिला उठता है। अभी ये सारे बंदे फ्यूचर वाले एनचोल के साथ बस खेल रहे होते हैं और नए नए लॉक उसको ट्राई करने की सोच रहे होते हैं, यानी कि नए नए लॉक उसके ऊपर मारने की सोच रहे होते हैं। बट फ्यूचर वाले एनचोल ने कभी भी लाचारी का सामना नहीं करा होता, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, ये साले हरामजादे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या मुझे इस धरती से इन सब का नामो निशान मिटा देना चाहिए? क्या मुझे इन सबको बीच से फाड़ देना चाहिए? मुझे अच्छी तरीके से याद है जिस वक्त मैं हाई स्कूल में हुआ करता था उस वक्त मेरा ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा कमजोर था और वही मेरी कमजोरी है। इसलिए मुझे लगता है अभी मैं पास्ट वाले खुद को मार सकता हूँ क्योंकि उसका ग्राउंड वर्क कमजोर है। ठीक है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, अब ये सारे के सारे मेरे हाथ से मरने वाले हैं। लेकिन इतने में ही एनचोल को एक आवाज आती है जो कि उसको कहती है, जो तू सोच रहा है अगर तूने वो करा तो तू बहुत ज्यादा पछताएगा। क्या तू अपनी असली बॉडी में वापस नहीं जाना चाहता है? एनचोल अभी इधर उधर देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि क्या, कौन है यहाँ पे? आखिर अभी ये आवाज किसकी थी? लेकिन अभी जो पास्ट वाला एनचोल होता है उसकी बकचोदियां अब भी खत्म नहीं हुई होती। वो जीनू किम के पास आ रहा होता है और उसको कहता है, अरे मैंने पहले ग्लूटाइन चोक किसी को नहीं मारी है, लगता है मुझे एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें इस तरीके से किसी का सर पकड़ना होता है ना, और उसके बाद बिना किसी वजह के ऐसे गर्दन को दबाना होता है, और अगर ये लॉक सही तरीके से पड़ता है तो तुम्हारा दुश्मन 5 सेकंड के अंदर बेहोश हो सकता है। चलो देखते हैं ये 5 सेकंड के अंदर बेहोश होता है या फिर नहीं। लेकिन फ्यूचर वाला एनचोल ये लॉक खा के अपने मन में बोल रहा होता है, तू हरामजादे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे ये लॉक तो किसी को पहली बार मार रहा है। ये साला इसकी प्रैक्टिस हमेशा करता रहता है। लेकिन जैसा मैंने उम्मीद करी थी 5 सेकंड में बेहोश सच में हो जाते हैं। और फ्यूचर वाला एनचोल अभी बेहोश हो चुका होता है और एक डार्क सी जगह पे पहुंच चुका होता है। इस डार्क सी जगह पे आते ही एनचोल खुद से कहता है, क्या आखिर मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ? एनचोल के सामने अभी एक लाइट होती है जिससे आवाज आ रही होती है, मैंने तुझसे कहा था जो दर्द मैंने सहा है वो दर्द तू भी सहेगा। तो अब मुझे बता तुझे कैसा महसूस हो रहा है ये दर्द सह के? क्या तुझे मजा आ रहा है उस लूजर की बॉडी के अंदर रह के जिसको तू खुद परेशान किया करता था? एनचोल कहता है, ये आवाज तो मैंने पहले कहीं सुनी है। जीनू किम, क्या ये तुम हो? लाइट से आवाज आती है, हाँ हरामजादे, मैं ही हूँ जीनू किम, वही जीनू किम जिसको तुम लोग परेशान किया करते थे। तो वो लूजर बन के तुझे अब कैसा लग रहा है जिसको तो खुद परेशान किया करता था हरामजादे? एनचोल कहता है, हरामखोर, आखिर तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है मेरे साथ? आखिर ये क्या चल रहा है? जीनू कहता है, मुझे लगता है अब तक तूने असली दर्द तो सहा ही नहीं है। तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं तेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? वेल, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तूने जो मेरे साथ करा था वो क्यों करा था। तू मुझे स्कूल में परेशान किया करता था क्योंकि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर था, मुझसे ज्यादा लंबा था। क्योंकि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर था इसलिए मुझे परेशान करने में तुझे काफी ज्यादा मजा आता था, है ना? तूने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा किसी राजा की तरह जी है, लेकिन अब वक्त आ चुका है जब मैं तुझसे अपना बदला लूंगा। आज के बाद से मैं तुझे तड़पते हुए देखूंगा और मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। एनचोल कहता है, जीनू भाई रहने देना, ये सारी की सारी पुरानी बातें हो चुकी हैं, मुझे माफ कर दे। देख, एक बार मैं अपनी असली वाली बॉडी में आ जाऊंगा तो मैं तेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहूंगा, मैं वादा करता हूँ। इसलिए प्लीज भाई, तूने जो ये मुझे श्राप दिया है, क्या तू इस श्राप को तोड़ सकता है प्लीज? या फिर कम से कम मुझे बता दे कि इस श्राप को तोड़ना कैसे है? जीनू कहता है,
ऑफ कोर्स मैं तुझे बताऊंगा कि इस श्राप को तोड़ना कैसे है। वैसे भी जितनी बड़ी तुम्हारे अंदर उम्मीद होती है, उस उम्मीद के टूटने का दर्द भी उतना ही बड़ा होता है, और तेरे अंदर वो दर्द देखने के लिए मैं काफी ज्यादा बेचैन हो रहा हूँ। तो ठीक है, ध्यान से सुन। तुझे इस श्राप को तोड़ने के लिए 2 चीजें करनी होगी। सबसे पहली, तुझे FML को रोकना होगा। ये वो इंसिडेंट है जिनकी वजह से मैं सबसे ज्यादा परेशान हुआ हूँ। ये वो चीजें थी जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बिल्कुल नर्क जैसी बन गई थी और मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं हकलाने लग गया था। तूने उस वक्त मेरी जिंदगी की माँ बहन एक कर दी थी। मैं हमेशा सोचता था कि मैं खुद को जान से मार दूं। मैं हमेशा हर पल बस यही सोचता था कि मुझे बस नहीं जीना, मुझे बस मरना है। लेकिन हाई स्कूल के टाइम पे मेरे साथ 4 ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्हें मैं बिल्कुल भी कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उन 4 घटनाओं की वजह से ही मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उन बातों को मैं अब भी अगर याद करता हूँ तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है। क्या तुझे वो सारी की सारी चीजें याद भी है जो तूने मेरे साथ किया था? एंशॉल कहता है, ऑफ कोर्स मुझे वो सारी चीजें याद हैं। प्लीज भाई मुझे माफ कर दे। लेकिन एंशॉल की अभी फटके 4 हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, मेरे तो लग गए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आखिर ये किन घटनाओं की बात कर रहा है? आखिर वो 4 घटनाएं कौन सी हैं जिसके बारे में ये बात कर रहा है? मैं तो इसको हर दिन परेशान करता था, और क्योंकि मैं इसको हर दिन परेशान करता था इसलिए स्पेशली 4 घटनाओं को मैं कैसे याद रख सकता हूँ? लेकिन एक मिनट, मैं और मेरे दोस्त इसको स्कूल टाइम पे परेशान किया करते थे। मुझे बस अपने आप को रोकना है इसको परेशान करने से, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं उन सबको फाड़ के रख दूंगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं सबको फाड़ दूंगा ताकि कोई भी इसको अभी परेशान ना करे और मैं चुपचाप से अपनी बॉडी में वापस चला जाऊँ। मैं पास्ट वाले एंशॉल से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको फाड़ने वाला हूँ। इतने में ही जीनू कहता है, तू उन सबको फाड़ने की तो नहीं सोच रहा है ना? ये सुन के एंशॉल की फट चुकी होती है और जीनू दोबारा से कहता है, तेरा मिशन ये है कि जो 4 स्पेसिफिक घटनाएं मेरे साथ हुई थी तुझे उन्हें रोकना है, और अगर तूने उन सारे के सारे बंदों को यानी कि खुद को और खुद के साथ के बंदों को मारा तो वो सारी की सारी घटनाएं घटेंगी ही नहीं। अगर तूने उन सबको मारा तो पास्ट वाला तू और तेरे दोस्त सारे के सारे तुझसे डरने लग जाएंगे, यानी कि जीनू किम से डरने लग जाएंगे। इसका मतलब मेरे साथ जो 4 वो घटनाएं हुई थी वो कभी भी नहीं हो पाएंगी। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए? तुम बस चाहते हो कि मैं हमेशा बस खुद से ही मार खाता रहूं और कुछ भी ना करूं? ठीक है, मैं छोटे मोटे जो बात है उनको नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन ये बात हमेशा याद रखियो, अगर तूने पास्ट को ज्यादा चेंज करा तो वो जो 4 घटनाएं हैं वो कभी भी नहीं होंगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो घटनाएं कभी भी ना हो। तुझे उन 4 इंसिडेंट का सामना करना होगा। ठीक है, जो छोटे छोटे चेंजेस हैं पास्ट में उनसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो छोटे चेंजेस तो मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब मुझे बताओ कि दूसरी चीज क्या है जो मुझे करनी होगी? दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा आसान है, तुम्हें पास्ट वाले एंशॉल को एक अच्छा इंसान बनाना है। तुम्हारे लिए मैं गुड लक कहता हूँ तुम्हें, क्योंकि अभी तुम जिस लूजर की बॉडी के अंदर हो तुम्हें वहाँ पे गुड लक की जरूरत पड़ेगी। और अभी वापस से एंशॉल जीनू किम में बदल चुका होता है, और अभी एंशॉल का मिशन आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ जिस वजह से वो अपनी बॉडी में वापस जा सकता है। पहला, एंशॉल को पास्ट नहीं बदलना है, और जो 4 खास घटनाएं जीनू किम के साथ हुई थी उनको होने देना है और उन घटनाओं का सामना करके उन घटनाओं को रोकना है। और दूसरा, एंशॉल जैंग को अपने पास्ट वाले सेल्फ को एक अच्छा इंसान बनाना है जो कि अभी 1 नंबर का हरामखोर है, और पास्ट वाला एंशॉल ऐसा वैसा हरामखोर नहीं है, वो अपनी हरामखोरी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसलिए ये सब कुछ सुन के फ्यूचर वाले एंशॉल की फट चुकी होती है और वो खुद से बोल रहा होता है, शिट, लेकिन मैं जिस लूजर की बॉडी के अंदर हूँ ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है। आखिर इस बॉडी के साथ मैं उन 4 घटनाओं को कैसे रोक पाऊंगा? और वो तो चलो एक बात है, और दूसरा, अपने पुराने वाले सेल्फ को मुझे सुधारना है, ये तो नामुमकिन है। तो खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंशॉल को जो कि अपनी क्लास में बहुत ही चौड़े में बैठा हुआ होता है जीनू किम की बॉडी के अंदर, और अपने मन में बोल रहा होता है, वो साला लॉक, उस लॉक की वजह से मैं बेहोश हो गया था 5 सेकंड के अंदर, मैं तो लंच भी नहीं कर पाया। लेकिन साला वो जो 4 घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए मैं क्या करूं मेरे समझ नहीं आ रहा है, और ऊपर से मुझे अपने पास्ट वाले खुद को एक अच्छा इंसान बनाना है। क्या दिक्कत है? मुझे तो ये भी नहीं पता 4 घटनाओं की जिनके बारे में जीनू किम बात कर रहा था वो है क्या? आखिर वो साला जीनू किम मुझसे चाहता क्या है? ये सोचते सोचते एंशॉल अभी बार बार टेबल में मुक्के मार रहा होता है जिस वजह से यहाँ पे काफी आवाज आ रही होती है, और क्लास के सारे बंदे एंशॉल की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि जीनू किम की तरफ। इसी के साथ एंशॉल के बगल में जो एक और लूजर बैठा हुआ होता है वो उसको कहता है, जीनू प्लीज शोर मत मचाओ। और हम देखते हैं ये जो लूजर होता है एक मोटा होता है जिसके चश्मे में एक लॉक लगा होता है, और ये मोटा भी बिल्कुल वैसा लग रहा है जो एक समय में डैनियल पार्क लगता था, यानी कि लुकिसम मानवा का मेन कैरेक्टर डैनियल पार्क, लेकिन ये बंदा डैनियल पार्क नहीं है। एंशॉल इस मोटे को देख के कहता है, अबे ओए चश्मिश, तेरी क्या दिक्कत है बे? और तेरे चश्मे में ये ताला क्यों लगा हुआ बे? मोटा कहता है, अच्छा
ये तो एंचोल ने लगाया है ताला। इस ताले का पासवर्ड एंचोल की बर्थ डेट है। मुझे लगता है गलती मेरी ही है कि मुझे उसकी बर्थ डेट याद नहीं है। एंचोल अपने मन में कहता है, क्या मैंने ऐसा भी कभी करा था? लेकिन सच में ये काफी ज्यादा फनी चीज है। और अभी एंचोल इस मोटे का ताला खोल देता है क्योंकि उसको अपनी बर्थ डेट तो याद ही है। मोटा कहता है, क्या तुम्हें एंचोल की बर्थ डेट याद है? तुम सच में काफी ज्यादा समझदार हो, तुम हर चीज के लिए तैयार रहते हो। वैसे तुम्हें बता दूं, हम दोनों को काफी ज्यादा चुपचाप से बातें करनी चाहिए क्योंकि हमारे पीछे एंचोल सो रखा है और अगर वो उड़ गया तो ये हमें जान से मार देगा। तुम्हें याद है ना, एंचोल ने कहा था कि जब वो सो रहा होगा तो उस वक्त सिर्फ ग्रुप 3 ही बात कर सकता है और कोई भी बात नहीं कर सकता। अगर ग्रुप 1 और 2 में से किसी ने भी बात करी तो एंचोल उन्हें जान से मार देगा। फ्यूचर एंचोल अपने मन में कहता है, हाँ शायद मैंने ऐसा कहा था लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। वैसे उस वक्त मैं सो रहा था इसलिए मुझे ये सब कुछ याद नहीं है कि सारे के सारे बंदे इस तरीके से चुप हुआ करते थे। लेकिन इतने में ही क्लास के अंदर एंट्री हो जाती है टीचर की और टीचर यहाँ पे आते ही कहता है, ठीक है बच्चों, सारे के सारे शांत हो जाओ। तो ठीक है, बताओ आखिरी बार हम चैप्टर में कहाँ तक पहुँच गए थे? सबके सब शांति से बैठ जाओ और अपनी अपनी बुक्स खोल लो। एंचोल कहता है, वो काफी समय हो गया जब से मैं इन टीचर को देख रहा हूँ। लेकिन इतने में ही टीचर देखता है कि पीछे एक पीले बालों वाला बंदा सो रखा है। इसलिए टीचर कहता है, क्या आखिर वो पीछे सो कौन रहा है? हे तुम जो उसके सामने वाली सीट में बैठे हुए हो, उसको जल्दी से उठाओ और बोलो सो क्यों रहा है। अभी सारे के सारे लोग बहुत ही हैरानी के साथ फ्यूचर एंचोल को देख रहे होते हैं और एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, क्या हुआ? ये सारे के सारे इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? तो टीचर ये चाहता है कि मैं खुद को ही नींद से उठा दूं। ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। और एंचोल पास्ट वाले एंचोल की गुद्दी में एक रैपट मार देता है उसको उठाने के लिए, जो देख के सारे स्टूडेंट्स की सांसें अटक जाती है क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो सकता है। और फ्यूचर एंचोल शायद अभी ये चीज भूल चुका होता है कि यहाँ पे अभी वो एक लूजर है। पास्ट वाले एंचोल की गुद्दी में रैपट मारने के बाद फ्यूचर वाला एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, इसमें क्या बड़ी बात है, आखिर ये साला क्लास के बीच में सो क्यों रहा है। लेकिन अपनी गुद्दी में रैपट पड़ते ही जो पास्ट वाला एंचोल होता है बहुत ही बुरी तरीके से घूर के देख रहा होता है जीनू किम को, यानी कि फ्यूचर एंचोल को। शिवलगी मोटे की भी अभी फटके 4 हो चुकी होती है और वो बहुत ही हल्की आवाज में जीनू किम को कहता है, यानी कि फ्यूचर एंचोल को कहता है, जीनू आखिर तू ये क्या कर रहा है? तूने हमारे मास्टर के रैपट मार दिया, लेकिन क्यों? जल्दी कर जीनू, उससे माफी मांग ले, जल्दी कर। लेकिन काफी अजीब बात है, अब तक कुछ हंगामा क्यों नहीं हुआ? 1 मिनट, मुझे समझ आ गया है। जरूर एंचोल अभी ये सोच रहा होगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जीनू किम उसके मार दे। एंचोल को शायद अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सपना देख रहा है। और अभी सारे स्टूडेंट अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि सच में जीनू किम काफी ज्यादा किस्मत वाला है, क्योंकि इतने में तो एंचोल किसी को फाड़ के रख देता है और जीनू किम अब तक जिंदा है। लेकिन इतने में ही टीचर कहता है, ठीक है आज रोल नंबर 17 की बारी है ना? ठीक है, रोल नंबर 17 यहाँ पे आओ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। रोल नंबर 17 कौन है? जल्दी सामने आओ, मैंने कहा। मुझे लगता है मुझे अटेंडेंस सीट देखनी पड़ेगी। ठीक है, रोल नंबर 17 है एंचोल जैंग, सामने आओ जल्दी। कौन है एंचोल जैंग? अभी सारे बच्चों की फटके 4 हो चुकी होती है क्योंकि 17 नंबर एंचोल का होता है और वो अपने मन में बोल रहे होते हैं, सिट 17 नंबर तो एंचोल का है, हमारे मास्टर का। ये टीचर जो भी सवालों को सॉल्व नहीं कर पाता उन्हें डंडे से मारता है। यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है और सबसे ज्यादा गलत तो हमारे साथ होगा क्योंकि एंचोल का सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकलेगा। लेकिन पास्ट एंचोल तो अपनी जगह पे मस्त करके बैठा हुआ होता है और फ्यूचर एंचोल उठ के सामने चला जाता है। दरअसल फ्यूचर वाला एंचोल ये बात भूल चुका होता है कि वो जीनू किम की बॉडी के अंदर है, इसलिए वो सामने गया होता है। और सबको अभी ऐसा लग रहा होता है कि जीनू किम इसलिए वहाँ पे गया है ताकि जो एंचोल है वो उसको मारे ना, क्योंकि जीनू किम ने एंचोल की गुद्दी में अभी एक रैपट मारा है और इसीलिए जीनू किम अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए आगे गया है एंचोल की जगह पे। बट ऐसा नहीं होता, एंचोल को बुलाया गया होता है इसलिए एंचोल वहाँ पे गया होता है, बट एंचोल जीनू किम की बॉडी के अंदर है। और ये बात फ्यूचर एंचोल को तब रियलाइज होती है जब वो सामने पहुंच जाता है और ऑब्वियसली वो सवालों को सॉल्व नहीं कर पाता, इसलिए टीचर एंचोल के पिछवाड़े में काफी सारे डंडे ही डंडे बजाता है और सब सोच रहे होते हैं कि जीनू किम ने अपना पिछवाड़ा बलिदान कर दिया है ताकि एंचोल उसको माफ कर दे, क्योंकि उसने एंचोल की गुद्दी में रैपट मारा था। और पास्ट वाले एंचोल को ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो एक जगह पे बैठ के बोल रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा फनी है, मुझे काफी मजा आ रहा है ये देख के। ये सच में 1 नंबर का गधा है, आखिर ये करना क्या चाहता था? और क्योंकि एंचोल अभी हंस रहा होता है इसलिए सबको ऐसा लग रहा होता है कि एंचोल अब जीनू को माफ कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्लास खत्म होने के बाद पास्ट वाला एंचोल फ्यूचर वाले एंचोल को काफी अच्छी तरीके से तोड़ता है। कभी उसके ब्राजीलियन किक मारता है, कभी उसके नी किक मारता है। फ्यूचर एंचोल और उसके साथ का मोटा इन दोनों को साथ में जमीन में बैठा रखा होता है और पास्ट वाला एंचोल कहता है, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था
कि इस हरामजादे ने मेरी गुद्दी में रैपट मारा। सच में इस बात के ऊपर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। वो एंचोल, तुम्हारी ब्राजीलियन किक सच में काफी ज्यादा कमाल की है। हमारे फ्यूचर MMA फाइटर से हमें यही उम्मीद थी। हाँ, वो जीनू किम ही था जिसने तेरी गुद्दी में रैपट मारा था। मैंने उसको ऐसा करते हुए देखा था। पास्ट एंचोल फ्यूचर एंचोल के सर पे हल्के हल्के रैपट मारते हुए भी बोल रहा होता है। तुझे लगा था अगर तू मेरी जगह पे टीचर से मार खाएगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन फ्यूचर एंचोल का भी बहुत दिमाग खराब हो रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में बोल रहा होता है, ये साला हरामजादा, मैं सच में इसको जान से मार दूंगा। इतने में ही फ्यूचर एंचोल को दोबारा से आवाज आती है, अगर तूने पास्ट को ज्यादा बदलने की कोशिश करी तो तू अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए फ्यूचर एंचोल बहुत ही प्यार से अपने पास्ट सेल्फ को कहता है, मुझे माफ करना। लेकिन पास्ट एंचोल फ्यूचर एंचोल के लाते बजा देता है और अपने साथ के बंदे को कहता है, ओए सिम्पसन, आखिर तू हमेशा मुझे ऐसे काम करने में मजबूर क्यों करता है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने इसे ठीक से सबक नहीं सिखाया है, इसलिए इसकी इतनी हिम्मत हुई कि ये मेरे मार दे। सिम्पसन कहता है, मुझे माफ कर दो। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? सिम्पसन एंचोल के कान में एक आइडिया बताता है जो कि एंचोल को काफी ज्यादा पसंद आता है और फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, ये हरामजादा सिम्पसन आखिर उसको क्या भड़का रहा है? इसी के साथ पास्ट एंचोल यहाँ पे बैठी हुई एक लड़की को अपने पास बुला के कहता है, हे डाबिन, जरा इधर आना, मुझे तुम्हारे बाल देखने हैं। डाबिन एंचोल के पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें मेरे बाल देखने हैं, लेकिन क्यों? और एंचोल डाबिन के सर से एक बाल तोड़ देता है और उस बाल को बांध देता है मोटे और फ्यूचर एंचोल के हाथ में। इन दोनों के हाथ इस पतले से बाल से एक साथ बंधे हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक तरीके का गेम स्टार्ट हो चुका होता है जिसमें अगर इन दोनों के हाथ से अगर ये बाल टूट गया तो इन दोनों की बहुत ही गंदी टूटेगी। और ये आइडिया क्योंकि सिम्पसन का होता है इसलिए सिम्पसन इनको बोल रहा होता है, मैं हर ब्रेक में तुम्हें देखने के लिए आऊंगा, अगर ये बाल टूटा तो तुम टूटे, और हाँ अगर ये बाल टूट गया तो किसी और के बाल से हाथ को दोबारा से बांधने की कोशिश मत करना। एंचोल कहता है, तू सच में एक नंबर का हरामजादा है सिम्पसन। डाबिन कहती है, क्या तुमने मेरा बाल बस इस चीज के लिए तोड़ा है? और गाइस यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, ये जो डाबिन है ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मुझे लगता है ये डाबिन एक लेजेंडरी इंसान की बेटी है, और वो लेजेंडरी इंसान कौन है मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ। जिसको पता होगा वो जरूर बताना कि डाबिन किसकी बेटी है, ताकि उनको भी पता चल सके जिनको नहीं पता। तो खैर अभी जो फ्यूचर एंचोल होता है अपने मन में बोल रहा होता है, सच में मैं अपने स्कूल के वक्त में कितना ज्यादा इमेच्योर था। लेकिन इतने में ही जो मोटा होता है उसको प्रेशर बनने लगता है, यानी कि उसको हल्का होने के लिए जाना होता है, और इन दोनों को भी साथ में वॉशरूम जाना पड़ रहा होता है ताकि वो बाल टूट ना जाए। और जितने भी अगल बगल के स्टूडेंट होते हैं जो इन्हें देख रहे होते हैं सारे के सारे इन दोनों के ऊपर हंस रहे होते हैं। मोटा एंचोल को बोल रहा होता है, जीनू, क्या हमें मूतने भी साथ जाना होगा? एंचोल कहता है, मोटे अपना मुंह बंद कर, इससे पहले तेरे पिछवाड़े में मैं एक लात मार दूं। मोटा कहता है, आखिर तू इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? तू तो ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन फ्यूचर एंचोल का भी दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, वो साला सिम्पसन, मुझे यकीन नहीं होता उसकी वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। और ये अगल बगल के कीड़े मकोड़े, क्या ये सारे के सारे मेरे ऊपर हंस रहे हैं? मैं एंचोल जैंग हूँ, आखिर इन सब की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की? अगर जीनू किम ने मुझे श्राप ना दिया होता तो मैं यहाँ पे जो मर्जी वो कर सकता था। लेकिन इतने में ही मोटा एक बंदे से टकरा जाता है जिस वजह से वो बाल टूट जाता है, जिससे एंचोल और उसका हाथ बंधा था। लेकिन मोटा बहुत चिल लग रहा होता है और इस बाल को पकड़ के कहता है, ये तो टूट गया। लेकिन एंचोल के भी फट चुकी होती है और वो कहता है, मोटे साले, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे एक काम दिया था, तेरे से वो भी नहीं हुआ, अब सिर्फ तेरी वजह से हमारे पिछवाड़ों पे लात पड़ेगी। लेकिन इतने में ही एंचोल अपना सर पकड़ लेता है, ये सोचते हुए कि आखिर एंचोल डर क्यों रहा है। एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरे ऐसे दिन आ चुके हैं कि एक बाल टूटने की वजह से मेरी इतनी फट गई है? मैं एंचोल जैंग हूँ, मुझे ऐसी चीजों से डरना नहीं चाहिए। और मोटा एंचोल को बोल रहा होता है, जीनू किम, लगता है तुम काफी ज्यादा डर चुके हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए। हमें बस तब तक ये सारी चीजें सहनी होगी जब तक हमारा हाई स्कूल पास नहीं होता, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। अगर हम उनके सताने से इतना ज्यादा परेशान होंगे तो उन्हें लगेगा कि वो लोग जीत रहे हैं, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम चिंता मत करो, एक बार हमारा हाई स्कूल पास हो जाएगा तो हम दोनों बहुत सारे पैसे कमाएंगे और साथ में खुश रहेंगे। एंचोल अपने मन में कहता है, क्या आखिर इस मोटे ने कौन सा एनीमे देखा था जहाँ से इसने ये लाइन सुनी है? ना जाने ये लाइंस कहाँ से सुन के ये मेरे ऊपर चिपका रहा है इन्हें। क्या इस मोटे को ऐसा लगता है कि मैं इसकी तरह एक लूजर हूँ? लेकिन इतने में ही मोटा एक पैकेट निकालता है जिसके अंदर डाबिन के काफी सारे बाल होते हैं और कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास डाबिन के बालों का हेयर कलेक्शन है। वेल, मुझे लगता है हमें आगे भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। एंचोल कहता है अपने मन में, क्या
आखिर ये मोटा उस लड़की के बाल क्यों इकट्ठे कर रहा है? लेकिन इतने में यहाँ पे सिम्पसन पहुंच जाता है जो कि एंचॉल के मुंह पे एक ब्राजीलियन किक मार देता है। हालांकि ये ब्राजीलियन किक होती नहीं है, लेकिन सिम्पसन को यही लगता है कि उसने ब्राजीलियन किक मारी है। इसके बाद सिम्पसन एंचॉल को कहता है, ओए जीनू, तो वो बाल टूट गया हाँ? वैसे तुझे मेरी ब्राजीलियन किक कैसी लगी? काफी कमाल की थी है ना? चल जल्दी मेरे साथ आ, अब तेरे ऊपर हमें डैम्सी रोल मारना है। एंचॉल के पास और कोई रास्ता नहीं होता चुपचाप से इसके साथ जाने का। इसके बाद ये लोग एक क्लास में जाते हैं जहाँ पे पास्ट एंचॉल होता है बॉक्सिंग पोजीशन में और कहता है, ये टाइम है टाइटल मैच का, तू तैयार क्यों नहीं हो रहा बे? जल्दी से तैयार हो जा, मुझे नहीं पता कि अगर तू तैयार नहीं हुआ तो तेरे साथ क्या होगा। दरअसल पास्ट एंचॉल यहाँ पे अपनी डैम्सी रोल की प्रैक्टिस कर रहा होता है जो कि एक बॉक्सिंग ट्रिक होती है। इस ट्रिक में यहाँ पे सिम्पसन फ्यूचर एंचॉल के सामने खड़ा होता है और इन दोनों को ही जिगल करना होता है क्योंकि डैम्सी रोल इसी तरीके से किया जाता है और पास्ट एंचॉल को इनके जिगल के साथ साथ में इनके ऊपर अटैक करना होता है, यानी कि फ्यूचर एंचॉल के ऊपर अटैक करना होता है सिम्पसन से बचते हुए। अभी फ्यूचर एंचॉल का क्लास में मजाक बन के रह चुका होता है। लौंडे लौंडिया उसकी वीडियो बना रहे होते हैं और वो पास्ट एंचॉल से मार खा रहा होता है। फ्यूचर एंचॉल मार खाते खाते अपने मन में बोलता है, हरामजादे, तू कितना ज्यादा कमीना है और तू खुद को एक इंसान कहता है। इस हरामजादे को मैं सच में जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं मार सकता क्योंकि ये मैं ही हूँ। मैं इस साले को फाड़ देना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं ही हूँ। इसके बाद सिम्पसन भी फ्यूचर एंचॉल को मारने लगता है और कहता है, तू तो सच में किसी भी काम का नहीं है, तेरे साथ तो कोई ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता डैम्सी रोल की। तू सच में एक नंबर का गधा है, तो किसी भी काम का नहीं है। और फ्यूचर एंचॉल का भी सिम्पसन को देख के काफी ज्यादा दिमाग खराब हो चुका होता है और वो अपने मन में कहता है, ठीक है, मैं पास्ट एंचॉल को नहीं मार सकता, लेकिन ये तो मैं नहीं हूँ, ये सिम्पसन है। मेरा मुक्का अभी इतना फड़फड़ा रहा है कि मेरा मन कर रहा है इन सबको जान से मार दूं। मैं इन सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इन सबको धीरे धीरे करके फाड़ डालूंगा मैं। लेकिन इसी के साथ जीनू किम की आवाज दोबारा से सुनाई देती है फ्यूचर एंचॉल को, अगर तूने पास्ट को ज्यादा चेंज करने की कोशिश करी तो तू अपने शरीर में कभी भी वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए लाचारी में फ्यूचर एंचॉल दोबारा से तैयार हो जाता है मार खाने के लिए और सिम्पसन लोगों को कहता है, ठीक है, आ जाओ, दोबारा से डैम्सी रोल करते हैं। फ्यूचर एंचॉल जैसे तैसे करके अपने गुस्से को काबू कर रहा होता है क्योंकि उसको गुस्सा काबू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पाएगा। तो खैर, इतनी ज्यादा मजदूरी करने के बाद, इतनी ज्यादा मार खाने के बाद फ्यूचर एंचॉल अभी वॉशरूम में हल्का हो रहा होता है पैंट नीचे करके और बहुत ही गुस्से में अपने मन में बोल रहा होता है, वो मिंग्यू सिम्पसन साला, वो साला मेरी आंखों में देखने से डरता था। वो हरामजादा सिम्पसन मिंग्यू हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई आज मुझे इतना ज्यादा परेशान करने की? लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसको माफ कर दूंगा। वो ये सब कुछ सिर्फ मेरी ही अकड़ में कर रहा है, मेरे पास्ट सेल्फ की अकड़ में कर रहा है ये सब कुछ वो। ठीक है ठीक है, मुझे खुद को शांत रखना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा दयालु हूँ, मैं उसको माफ कर सकता हूँ, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, मैं उसको जान से नहीं मारूंगा। लेकिन इसी के साथ सिम्पसन पीछे से यहाँ पे भी आ जाता है और एंचॉल की कमर पकड़ के उसके पिछवाड़े में एक धक्का दे देता है। और शायद आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा कि सिम्पसन यहाँ पे एंचॉल के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज करते हुए सिम्पसन साथ साथ में एंचॉल को कहता है, आखिर तुझको परमिशन किसने दी वह मूतने की? क्या मैंने तुझे कहा नहीं था अगर तुझे मूतना भी होगा तो तुझे मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू एंचॉल है जो इतना चौड़े में यहाँ पे मूत रहा था? साले, अभी जो मैंने तेरे पीछे से तुझे शॉट मारा है उसकी वजह से तूने अपने पप्पू से अपने आप को ही गीला कर लिया है। तूने अपने ही ऊपर, अपने ही मुंह के ऊपर मूत कर दिया है। तुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे तेरे सर के ऊपर गोल्डन शावर गिर गया है। क्या हुआ, तू एक जगह पे ऐसे खड़ा क्यों हो गया? तू अब भी हल्का हो रहा है क्या इस सब के बावजूद भी? लेकिन अभी फ्यूचर एंचॉल का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो कहता है, बस बहुत हुआ, ये बस इतना ही था। एंचॉल अभी यहाँ से दरवाजे की तरफ जाने लगता है और सिम्पसन उसे कहता है, अबे ओए हरामजादे, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है? जल्दी से वापस यहाँ पे आ, यहाँ से बाहर जाने की सोच रहा है तू? लेकिन एंचॉल दरवाजे से बाहर नहीं जाता, अपने कोट से वो दरवाजे को बांध देता है ताकि सिम्पसन यहाँ से बाहर ना जा सके या फिर बाहर से कोई अंदर ना आ सके। दरवाजे को बांध के अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है एंचॉल और कहता है, बहन के घोड़े, औकात में रह सिम्पसन हरामखोर। बट इतने में ही दोबारा से जीनू किम की आवाज आती है, ध्यान से सुन, अगर तूने ज्यादा पास्ट चेंज करा तो तू अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पाएगा। एंचॉल कहता है, मुंह बंद कर अपना, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। सिम्पसन कहता है, अबे ओए, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? एंचॉल कहता है, चुप, एकदम चुप, बहन के घोड़े, तेरे पिछवाड़े की अभी मैं यहाँ पे रिपेयरिंग करने वाला हूँ। एंचॉल अभी सिम्पसन के सामने आके खड़ा हो चुका होता है उसकी तोड़ने के लिए, जो देख के सिम्पसन भी थोड़ा सा नर्वस लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो एंचॉल के शर्ट के अंदर के टी शर्ट को देखता है जो कि बिल्कुल बच्चों वाली लग रही होती है, सिम्पसन उसको देख के हंसने लगता है और कहता है, मुझे लगता है तू काफी ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है बिना मतलब में, लेकिन लगता है तेरी टी शर्ट तेरा साथ नहीं दे रही है। ऐसे गुड्डे वाली टी शर्ट लेके तू मुझे मारने के लिए आ रहा है? अरे यार, तो सच में एक नंबर का गधा है। वैसे काफी
काफी दिनों से मैंने तुझे लात मार के जमीन में गिराया नहीं है, लगता है आज वक्त आ चुका है। और जैसे ही सिम्पसन एंचॉल को जमीन में गिराने वाला होता है, उल्टा एंचॉल ही सिम्पसन के पैर में एक लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है। और सिम्पसन जमीन में गिरते ही हैरान होकर खुद से बोल रहा होता है, आखिर अभी ये क्या हुआ? क्या सच में इसने मुझे जमीन में गिराया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ये मेरा कोई वहम होगा। आखिर इस जैसा लूजर मुझे जमीन में कैसे गिरा सकता है? इसलिए सिम्पसन वापस से अपनी जगह में उठ जाता है और कहता है, ये फर्श भी ना सच में काफी फिसलन भरा है, लगता है इस फर्श की काफी समय से सफाई नहीं हुई है। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ के अभी मुझे तुझे तेरी औकात याद दिलानी चाहिए, जीनो किम। इसी के साथ सिम्पसन एक अटैक मारता है एंचॉल के ऊपर, लेकिन एंचॉल जो कि जीनो किम की बॉडी के अंदर होता है इस हमले से तो बचता ही है, साथ ही साथ में सिम्पसन की रिब्स में एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है जो सिम्पसन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। ये मुक्का सिम्पसन के काफी जबरदस्त पड़ा होता है और वो हैरान होकर खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर मुझे इसके मुक्के का इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये हरामजादा कोई स्पोर्ट्स खेलता है या फिर ये ट्रेनिंग करता है? लेकिन आखिर कब से इस हरामजादा ने ट्रेनिंग करना कब से स्टार्ट करा है? एंचॉल कहता है, तुझे इससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा क्योंकि मैंने तेरे सीधी साइड मारा है जहाँ पे लीवर होता है। बट सिम्पसन ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ये कमजोर सा बंदा इसको मार रहा है, इसलिए सिम्पसन उछल के दोबारा से अटैक करता है एंचॉल के ऊपर। लेकिन एंचॉल बहुत ही इजीली इस बंदे के मुंह पे लाते और मुक्के बजा देता है। भले ही एंचॉल अभी एक लूजर की बॉडी में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास अपनी पिछली लाइफ का तगड़ा एक्सपीरियंस है। इसका मतलब यह है कि भले ही एंचॉल की बॉडी बदल चुकी है, लेकिन वो तुड़ाई करना नहीं भूला है। लेकिन अभी एंचॉल एक लूजर की बॉडी के अंदर है, इसलिए उसको कुछ तो डिसएडवांटेज होगा। हम देखते हैं जैसे ही एंचॉल सिम्पसन के लाते और मुक्के बजा रहा होता है और सिम्पसन के ऊपर एक और मुक्का मारने वाला होता है, तो सिम्पसन उस मुक्के से बच जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि एंचॉल को इस नई बॉडी की आदत नहीं है और जीनो किम की ये बॉडी जो एंचॉल इस्तेमाल कर रहा है वो काफी ज्यादा छोटी है उसकी असली बॉडी से। इसी वजह से सिम्पसन एंचॉल के मुक्के से बच चुका होता है और इस चीज का फायदा उठाते हुए सिम्पसन एक मुक्का मारने वाला होता है एंचॉल के मुंह पे। लेकिन इसी के साथ एंचॉल एक घूमती हुई कोहनी मार देता है सिम्पसन के मुंह पे और कहता है, मेरी रीच पहले से काफी कम हो चुकी है, ये काफी ज्यादा बेकार बात है। और इस एक अटैक से सिम्पसन सीधा जाके जमीन में गिरता है। सिम्पसन की बत्ती यहाँ पे लगभग बुझ चुकी होती है और वो बुझते बुझते अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं इस जैसे लूजर से कैसे हार सकता हूँ? क्या ये एक सपना है? ये जरूर एक सपना होगा, ऐसा सच में नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ असली जीनो किम की आवाज अभी एंचॉल को बोल रही होती है, एंचॉल तूने पास्ट को बदल दिया, अब तेरी वाट लगने वाली है। तुझे पास्ट के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, तुझे इसे नहीं मारना चाहिए था। इसके 5-10 मिनट बाद हम देखते हैं जो सिम्पसन होता है उसे वापस से होश आ चुका होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या अभी वो सब कुछ क्या हुआ था? जरूर वो एक सपना होगा। हाँ, वो एक सपना ही था। आखिर मैं लूजर जीनो किम से कैसे हार सकता हूँ? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उस तरीके का कोई सपना भी आ सकता है। ऐसा तो होने के चांस ही नहीं है। अगर सच में मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे स्कूल छोड़ के जाना पड़ता क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती होती सबके सामने। लेकिन एंचॉल अब भी सिम्पसन के बगल में ही बैठा हुआ होता है और उसको कहता है, अबे ओए, तुझे क्या लग रहा है ये सब कुछ एक सपना था? सिम्पसन अपनी जगह में उठते हुए कहता है, तू हरामजादे, तू अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा आजमा रहा है ऐसा लगता है मुझे। एंचॉल सिम्पसन के मुंह के पास आता है और कहता है, तो बता तू मेरा क्या उखाड़ सकता है बे? क्या मैं सबको ये बात जाके बता दूं कि तू लूजर जीनो किम से फाइट में हार चुका है? बताऊं सबको? या फिर तू चाहता है कि मैं सबको ये दिखाऊं कि तू मुझसे हारा कैसे था, या मैं तुझे सबके सामने मारूं? इनमें से तुझे जो रास्ता चुनना है तो चुन सकता है, जल्दी चुन। सिम्पसन की अभी फटके 4 हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मुझे इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं एंचॉल से बात कर रहा हूँ। ओए, आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? एंचॉल कहता है, हाँ, अब जाके तूने काम की बात करी ना, देख मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज से और अभी से तू मुझे वो सारी की सारी बातें बताएगा जो भी एंचॉल अपनी लाइफ में करेगा। मुझे एंचॉल के बारे में सब कुछ जानना है कि वो किससे मिलता है, वो क्या बातें करता है, यहाँ तक कि मुझे ये भी जानना है कि वो कितनी बार हल्का होने के लिए जाता है। सिम्पसन कहता है, लेकिन तुझे ये सब कुछ क्यों जानना है उसके बारे में? एंचॉल कहता है, इस सबसे तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। और हाँ, ये याद रखियो, सबके सामने मुझसे डर के मत रहियो, सबके सामने ऐसे ही रहियो जैसे तू हमेशा रहता है मेरे सामने। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तेरा कुत्ता बनाया था, क्योंकि किसी को अगर पता चल गया तो हम दोनों के लिए ही मुसीबत हो जाएगी। अगर किसी को भी पता चला कि मैंने तेरा कुत्ता बनाया था तो मैं ग्राउंड में ले जाके तेरा सच में कुत्ता बनाऊंगा। सिम्पसन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं तुम्हें एंचॉल की सारी बातें बताऊंगा आके। एंचॉल कहता है, बहुत अच्छे दोस्त, आज के बाद से तू मेरा खबरी है। साथ ही साथ में एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, मिंग्यू सिम्पसन को वैसे भी लोगों की बातें बताने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए मुझे लगता है ये चीज मेरे लिए काम करेगी। और क्योंकि मिंग्यू सिम्पसन अब लोगों को नहीं बताएगा कि मैंने यहाँ पे उसका कुत्ता बनाया है, इसलिए पास्ट भी चेंज नहीं होगा। और उल्टा ऊपर से
मुझे एक जासूस भी मिल चुका है। मुझे लगता है सिम्पसन हरामखोर को मुझे पहले ही मार मार के कुत्ता बना देना चाहिए था, इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था मुझे। वैसे भी जब तक किसी को नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ तब तक पास्ट चेंज नहीं होगा। क्यों जिनू किम, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? मैंने जो कुछ भी करा जरूर जिनू किम ने भी वो देखा होगा और वो देख के वो किलस चुका होगा। वो तो सोच रहा था कि वो मुझे तड़पाएगा, लेकिन मैं तो यहाँ मजे कर रहा हूँ। और जिनू किम की बॉडी में आने के बाद एंचॉल ने पहली बार किसी को मारा होता है, इसलिए उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, सच में काफी मजा आ गया, पूरा का पूरा मन तरोताजा हो गया। अब मैं जब चाहे तब मर्जी उस सिम्पसन का मार मार के कुत्ता बना सकता हूँ। लेकिन वो जिनू किम जब उसे स्कूल में मार के परेशान करा जाता था तो उसके पास तो ये भी ऑप्शन नहीं रहता था कि वो किसी को मार के अपनी भड़ास निकाल सके। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार खा खा के ही उसका स्ट्रेस कम हो जाता था? बड़ा अजीब किस्म का बंदा है, आखिर मार खा के किसका स्ट्रेस कम होता है? और इस वक्त जो एंचॉल होता है अभी 3 लड़कियों के साथ खड़ा होता है और इन 3 लड़कियों ने जानबूझ के एंचॉल को अपने साथ रखा होता है, यानी कि जिनू किम को अपने साथ रखा होता है, क्योंकि ये तीनों की तीनों यहाँ पे सुट्टे मार रही होती है, यानी कि सिगरेट पी रही होती है। और अगर यहाँ पे कोई टीचर आ गया तो ये तीनों सारा का सारा इल्जाम डाल देंगे जिनू किम के ऊपर। मतलब कि ये लड़कियां भी जिनू किम की बॉडी के अंदर एंचॉल को परेशान कर रही होती है, उसको बुली कर रही होती है। और एंचॉल यहाँ पे खड़ा खड़ा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरे अलावा जिनू किम को ये लड़कियां भी परेशान किया करती थी? मुझे तो ये पता ही नहीं था। लेकिन क्या मैं इन लड़कियों का सिगरेट संभालने वाला कोई छोटू हूँ? मेरा मन तो कर रहा है कि इन लड़कियों का भी मार मार के कुत्ता बना दूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो मेरे बारे में सबको पता चल जाएगा, जिस वजह से सारे के सारे लोग मुझसे डर सकते हैं और पास्ट चेंज हो सकता है। और ये लड़कियां अभी सिगरेट पीते पीते एंचॉल से जबरदस्ती की टसन ले रही होती हैं, उसको छेड़ रही होती हैं और बोल रही होती है कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम एंचॉल को बता देंगे और एंचॉल तेरी बहुत अच्छे से तोड़ेगा जिनू किम। लेकिन एंचॉल इनकी बातें सुन के अपने मन में बोल रहा होता है, अगर ये लड़की मेरी ही शिकायत मेरे पास्ट वाले सेल्फ से करेंगी तो मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं है। वैसे भी जब मैं स्कूल टाइम में था तो लड़कियों को देख के मेरा दिमाग खराब होता था। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एंचॉल भी सुट्टा मारते मारते आ जाता है, यानी कि पास्ट वाला एंचॉल, और कहता है, हे आखिर तुम लोग बात क्या कर रहे हो? तुम लोग फाइट क्यों नहीं करते आपस में? सच में ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं। इस वक्त एंचॉल के साथ पार्क डाबिन भी होती है, जो कि एंचॉल के साथ घूम के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और फ्यूचर एंचॉल डाबिन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ये तो पार्क डाबिन है। हाँ, पार्क डाबिन हमेशा से एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। ये हाई स्कूल में हमेशा मेरा पीछा करती रहती थी, इसलिए लोग इसे गर्ल एंचॉल भी बोलने लगे थे। लेकिन हाई स्कूल में एंचॉल को लड़कियों से ज्यादा मतलब नहीं रहता था, इसलिए वो पार्क डाबिन को भी ज्यादा भाव नहीं देता था। इसलिए पास्ट वाला एंचॉल अभी पार्क डाबिन को भी यहाँ से छोड़ के जाने लगता है। भले ही पार्क डाबिन उसके साथ आना चाह रही होती है, लेकिन वो उसको अपने पीछे आने से मना कर देता है। और फ्यूचर वाला एंचॉल अभी प्रेजेंट मोमेंट में डाबिन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, पार्क डाबिन सच में एक बहुत अच्छी लड़की है। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि हाई स्कूल में मैं उसे इतना ज्यादा इग्नोर करता था। मुझे लगता है मुझे डाबिन के साथ बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए था हाई स्कूल में। सच में ये लड़की किसी एंजल से कम नहीं है, ये काफी ज्यादा स्वीट है। तो खैर पास्ट एंचॉल यहाँ से जा चुका होता है और लड़कियां यहाँ पे अभी डाबिन को देख रही होती है और डाबिन उनको सिगरेट पीते हुए कहती है, कुतियाओं ऐसे क्या घूर रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो मेरे हाथ से? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना, जब तुम सुट्टा मार रही होती हो तो एंचॉल से बात मत करा करो। तुम हरामजादी हो, तुम एंचॉल के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रही थी, है ना? डाबिन ने इन लड़कियों को काफी अच्छी तरीके से हड़का दिया होता है और फ्यूचर एंचॉल ये जो सब कुछ देख रहा होता है, ये सब देख के वो काफी हैरान होता है, क्योंकि उसको तो लगता था कि डाबिन बहुत ही स्वीट किस्म की लड़की है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल डाबिन अपना ये वाला रूप कभी भी पास्ट वाले एंचॉल को दिखाती नहीं थी। इसलिए फ्यूचर एंचॉल अभी ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर ये सब कुछ क्या है? आखिर डाबिन को क्या हुआ? ये तो ऐसी नहीं थी। अच्छा, तो डाबिन का असली चेहरा ये है। ये बस मेरे सामने काफी ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करती थी। ये मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक इसलिए करती थी क्योंकि इसको मैं पसंद था। लेकिन इसी के साथ डाबिन एंचॉल के मुंह पे एक रैपट मार देती है और कहती है, छोटे कीड़े आखिर तुम मुझे ऐसे क्या घूर रहा है बे? लेकिन ये रैपट खा के एंचॉल का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो गुस्से में अपने मन में बोल रहा होता है, ये कुतिया कहीं की, मुझे अब समझ आया लोग इसको मेरा गर्ल वर्जन क्यों कहते हैं। डाबिन एंचॉल को देख के कहती है, हरामजादे आखिर तू मुझे इतनी बुरी तरीके से क्यों देख रहा है? लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ओए सिम्पसन जरा इधर आइयो, जरा तुझे इसे सबक सिखाना है, ये मुझसे थोड़ा बदतमीजी कर रहा है। सिम्पसन जो यहाँ से गुजर रहा होता है वो कहता है, क्या तुमसे बदतमीजी कर रहा है? कौन? मैं उसको फाड़ के रख दूंगा, मुझे बताओ। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि डाबिन जिनू किम की बात कर रही है तो सिम्पसन को जिनू किम की शक्ल देख के अपनी मौत नजर आती है और वो एक जगह पे जाम हो जाता है। और डाबिन सिम्पसन को बोल रही होती है, हे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इसको सबक सिखाओ, ये हरामजादा अपनी औकात भूल चुका है। इसी के साथ सिम्पसन को याद आता है कि जिनू किम ने उसको कहा था कि सबके सामने तुझे बिल्कुल नॉर्मली रहना है जैसे तू रहता है। इसलिए सिम्पसन डरते डरते जिनू किम की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, जिनू किम मेरे साथ आ, मैं तो तुझे सबक सिखाऊंगा। डाबिन पीछे से कहती है,
उसे ज्यादा मत मारना, बस थोड़ा सा सबक सिखाना है उसे। इसके बाद सिम्पसन जीनो किम को यहाँ से ले जाता है और डाबिन अपने मन में बोल रही होती है, जीनो किम और सिम्पसन ये दोनों के दोनों आज मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। लेकिन इतने में ही जो बाकी की लड़कियां होती है यहाँ पे डाबिन को कहने लगती है, हे डाबिन, हमें बताओ ना, आखिर एंचॉल में तुम्हें क्या पसंद है? आखिर तुम एंचॉल को अपनी फीलिंग्स के बारे में कब बताओगी? हे देखो जरा, डाबिन शर्मा रही है। डाबिन सच में काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन दरअसल डाबिन एक अलग ही किस्म की लड़की होती है। डाबिन किसी आम लड़की की तरह नहीं होती। वैसे भी डाबिन एक लेजेंड की बेटी है, इसीलिए डाबिन अभी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहती है, जानवर, क्योंकि वो मुझे किसी जानवर के जैसा लगता है। एक खून की स्मेल होती है जो बहुत ज्यादा ताकतवर मर्दों से ही आती है। जब वो रिंग के अंदर फाइट कर रहा होता है और उसके शरीर पे दुश्मन का खून लगा होता है, तो क्या उस वक्त तुम्हें उसके पीछे एक बीस्ट नजर नहीं आता? यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो डाबिन है, स्ट्रॉन्ग लोगों को देख के उसे पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से उसे एंचॉल के पीछे एक बीस्ट नजर आता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि एंचॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी के साथ डाबिन यहाँ से जाने लगती है। दरअसल डाबिन सिम्पसन के पास जा रही होती है और उसको ये बोलने वाली होती है कि जीनो किम को अच्छे से सबक सिखाइयो। बट जैसे ही डाबिन उस जगह पे पहुंचती है तो वो उसके सामने जो देखती है वो देख के काफी हैरान हो चुकी होती है। वो देखती है कि जीनो किम ने ही उल्टा सिम्पसन की गर्दन दबा रखी है और सिम्पसन की हालत खराब है। एंचॉल यानी कि जीनो किम भी ये सब कुछ देख लेता है कि डाबिन ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए वो हैरान होकर अपने मन में कहता है कि क्या डाबिन, शिट, इस लगता है इसने सब कुछ देख लिया, अब मेरी वाट लगने वाली है। जो कुछ भी इसने यहाँ पे देखा है, अगर इसने ये सबको बता दिया तो पास्ट चेंज हो जाएगा और मेरी वाट लग जाएगी। इसीलिए इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एंचॉल डाबिन को कहता है, अबे ओ कुतिया, जल्दी से इधर आ। डाबिन ये सोच के हैरान होती है कि जीनो किम लूजर की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसे कुतिया बोल दिया। लेकिन इतने में ही डाबिन को जीनो किम के पीछे भी एक बीस्ट नजर आता है, और डाबिन को बीस्ट सिर्फ उन लोगों के ही पीछे नजर आता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसलिए डाबिन जीनो किम को देख के ही हल्का सा ब्लश करने लगती है और अपने मन में कहती है, जीनो किम तो एक लूजर है, लेकिन उसके पीछे मुझे ये बीस्ट नजर क्यों आ रहा है फिर? और जीनो किम के पीछे डाबिन को नजर आ रहा होता है हनी बैजर। हो सकता है कि आप में से इस जानवर के बारे में कुछ लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए अभी हमें इस जानवर के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि हनी बैजर सच में काफी ज्यादा कमाल के जानवर होते हैं, और भले ही इनके नाम को सुन के ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत ज्यादा प्यारे एनिमल हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनी बैजर इतने हरामखोर किस्म के जानवर होते हैं कि ये कोबरास का भी शिकार करते हैं, और एक रिसर्च के मुताबिक जो जानवर सबसे ज्यादा फियरलेस होता है, जिसे किसी से भी डर नहीं लगता, वो हनी बैजर होता है। हनी बैजर के सामने अगर शेर भी आ जाए तो वो शेर से भी फाइट करने से पीछे नहीं हटता। हनी बैजर को इस बात से मतलब नहीं होता कि वो जीतेगा या फिर हारेगा, लेकिन वो डरता नहीं है। भले ही हनी बैजर किसी जानवर से पिट जाए, लेकिन वो हमेशा वही करता है जो उसका मन करता है। और ये सारी की सारी बातें डाबिन ने 7 साल की उम्र में टीवी में देखी थी, और तब से ही डाबिन को हनी बैजर्स काफी ज्यादा पसंद आने लगे थे। और प्रेजेंट मोमेंट में जीनो किम के पीछे अभी डाबिन वही हनी बैजर देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, आखिर मुझे जीनो किम के पीछे हनी बैजर क्यों दिखाई दे रहा है? लेकिन एंचॉल यानी कि जीनो गुस्से में डाबिन को कहता है, अबे ओए कुतिया, मैंने कहा यहाँ पे अपना मुंह उठा के। डाबिन कहती है, क्या तूने मुझे कुतिया कहा? यकीन नहीं होता, तू मुझे कुतिया बोल रहा है? ये सुन के एंचॉल घूर के डाबिन की तरफ देखता है और डाबिन उसकी नजरों से ही शर्मा जाती है और कहती है, तू लूजर, मेरे ऊपर हुक्म मत चला। एंचॉल को समझ नहीं आ रहा होता है कि डाबिन शर्मा क्यों रही है, लेकिन एंचॉल की किस्मत यहाँ पे अच्छी होती है, डाबिन कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। इसके अगले सीन में एंचॉल स्कूल के कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, डाबिन सच में काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। मुझे तो लगा था अब पास्ट पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि डाबिन सबको बता देगी कि मैंने मिंग्यू सिम्पसन को मारा है, लेकिन डाबिन ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। और चलते चलते एंचॉल की टक्कर दोबारा से हो जाती है डाबिन से। डाबिन ने देखा नहीं होता कि उसकी टक्कर किससे हुई है, इसलिए डाबिन अचानक से कह देती है, तू हरामजादे। एंचॉल कहता है, क्या तूने अभी अभी मुझे क्या कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तो तुमने जो सुना वो सच नहीं है। अभी डाबिन फिर से शर्माने लगती है और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही होती। एक तरीके से डाबिन को जीनो किम के ऊपर क्रश हो चुका होता है, क्योंकि उसे उसके पीछे हनी बैजर नजर आ रहा होता है, और एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है और इसका चेहरा लाल क्यों हो रहा है, और ये मुझसे नजरें मिला के बात क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, मुझे समझ आ गया है, जब से इसने देखा है कि मैंने सिम्पसन को मारा है तब से ये मुझसे डरने लगी है, और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये मुझसे डरती रहे ताकि ये मेरे लिए मुसीबत ना बने। इसलिए एंचॉल अभी डाबिन के बिल्कुल पास आके कहता है, डाबिन,
अगर तेरी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसलिए याद रखियो अपना मुंह बंद रखियो, क्योंकि मेरा मुक्का लड़कियों और लड़कों में फर्क नहीं करता। एंजल को ऐसा लग रहा होता है कि डाबिन उससे डर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डाबिन तो उससे शर्मा रही होती है क्योंकि उससे उसको काफी ज्यादा मर्दानगी वाली फीलिंग आ रही होती है, लेकिन साथ ही साथ में डाबिन ये भी सोच के हैरान हो रही होती है कि उस लूजर को देख के वो कैसे शर्मा सकती है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन के स्कूल का सीन। इस दिन बाहर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और बारिश हो रही होती है और एंजल यानी कि जीनो किम का पेट खराब हो रहा होता है, इसलिए उसे हल्का होने के लिए जाना होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो हल्का होने के लिए गया है। इसलिए एंजल उस समय हल्का होने के लिए जाता है जिस समय सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं और एंजल हल्का होने के लिए भी टीचर्स के रेस्ट रूम में जाता है ताकि वहाँ पे और कोई स्टूडेंट ना आ पाए और उसको देखे ना। लेकिन जिस जगह पे एंजल जा रहा होता है उस जगह के बारे में कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा डरावना है और जैसे ही एंजल वहाँ हल्का होने के लिए जाता है एंजल सच में कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना देखता है। एंजल जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है वहाँ पे पहले से पास्ट वाला एंजल बैठा हुआ है जो कि सुट्टा मारते हुए हल्का हो रहा है। फ्यूचर एंजल तो पास्ट वाले एंजल के डर से ही यहाँ पे आया था, लेकिन पास्ट वाला एंजल यहाँ पे पहले से होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों की सोच एक जैसी है और शायद फ्यूचर वाला एंजल ये बात भूल गया था कि अगर वो यहाँ आ सकता है तो उसका पास्ट वाला सेल्फ भी यहाँ पे आ सकता है। अभी ये घिनौना पास्ट वाला एंजल अपना प्रोग्राम करके उठ चुका होता है और फ्यूचर एंजल ने अपना प्रोग्राम जारी कर दिया होता है, लेकिन पास्ट एंजल के तो हमेशा से ही पीछे एक कीड़ा रहता है सबको परेशान करने का। इसलिए पास्ट एंजल अचानक से फ्यूचर एंजल की गर्दन दोबारा से पकड़ लेता है ताकि वो उसको बेहोश कर सके बिना वजह। और अभी हमें एक और कमाल की बात बताई जाती है। दरअसल जो बंदा यहाँ पे वॉशरूम में आया था वो फ्यूचर वाला एंजल नहीं था, वो बंदा वो मोटा था जो एंजल के साथ रहता है, यानी कि फ्यूचर वाले एंजल के साथ। बस मानव वाले चीजों को पहले से थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहे थे कि सबको ऐसा लगे कि फ्यूचर वाला एंजल वॉशरूम जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि जो बेहोश हुआ होता है वो फ्यूचर वाला एंजल नहीं होता, वो होता है मोटा। मोटा वॉशरूम में बेहोश पड़ा होता है और उसकी ठुकाई पिटाई भी हुई होती है, इसलिए मोटे के ऊपर सबके सब लोग हंस रहे होते हैं। तो खैर मोटे के साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ होता है, इसलिए वो ये सारी की सारी बातें जाके अपने दोस्त को बताता है, यानी कि जीनू किम को। जीनू किम जो खुद एंजल है वो मोटे की बात सुन के हैरान होकर कहता है, मोटे सांड झूठ मत बोल, तूने कहा कि एंजल ने तेरे साथ ऐसा करा, लेकिन मैंने तो तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करा है। मोटा कराते हुए कहता है, नहीं, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंजल की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एंजल सिर्फ मजाक कर रहा था, ये सिर्फ दो दोस्तों के बीच का एक मजाक है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। उसे तो याद भी नहीं होगा कि उसने मेरे साथ कितना ज्यादा बुरा करा है। और फ्यूचर एंजल ये सब कुछ सुन के अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसे ऐसे काम भी करे हैं अपने पास्ट में, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने इस मोटे के साथ कभी कुछ ऐसा भी करा था। और मोटा भी अभी बैठ के यही बात बोल रहा होता है, मुझे इतनी ज्यादा परेशानी हुई है लेकिन उसे तो कभी याद ही नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो लोगों को परेशान करने के बाद भूल क्यों जाता है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरी स्कूल की जिंदगी एक नॉर्मल जिंदगी हो और मुझे परेशान न किया जाए, इसलिए मैं हमेशा नई नई चीजें ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता, मुझे हमेशा परेशान किया जाता है। सॉरी अपना दुखड़ा तुम्हें सुनाने के लिए, तुम्हारे सामने रोने के लिए। मुझे पता है हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, हमें डट के मुसीबतों का सामना करना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि मेरे साथ तुम्हारे जैसा दोस्त है जिसे मैं अपने दुख बता सकता हूँ। और सोचो यार जरा फ्यूचर एंजल को ये सारी की सारी बातें सुन के कैसा लग रहा होगा। एक तरफ उसे मोटे के ऊपर अभी दया आ रही होगी, वहीं दूसरी तरफ उसकी दिमाग की दही इस बात को सोच के हो रही होगी कि उसने ही मोटे का ऐसा हाल करा है, यानी कि जिंदगी अभी एंजल के साथ अजीब किस्म के गेम खेल रही होती है। एंजल अभी बैठा बैठा मोटे को देख के हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे से आ जाता है पास्ट वाला एंजल और फ्यूचर वाले एंजल की बिना मतलब के दोबारा से गर्दन पकड़ लेता है और 5 सेकंड के अंदर फ्यूचर वाला एंजल दोबारा से बेहोश हो जाता है खुद से ही। मतलब यार तुम सोच के देखो, तुम पास्ट में जाओ और खुद से ही तंग हो जाओ तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। इसलिए किसी महान इंसान ने कहा है कि इतने भी ज्यादा हरामखोर मत बनो कि खुद ही खुद को सह ना पाओ। तो खैर बेहोश होने के बाद फ्यूचर एंजल की आंख दोबारा से एक अंधेरी सी जगह पे खुलती है। एंजल अपनी गर्दन में हाथ लगाते हुए यहाँ पे उठता है और खुद से कहता है, शिट मैं दोबारा से बेहोश हो गया था, वो साला मुझे हमेशा एक ऐसा लॉक देता रहता है ये। और एंजल को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है, जब भी एंजल यहाँ पे आता है तो उसकी बात यहाँ पे जीनू किम से होती है, इसलिए एंजल एक स्माइल के साथ कहता है, तो जीनू किम तुझे क्या लगता है अब क्या होने वाला है? मुझे लगता है तेरा श्राप इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। क्या हुआ जीनू किम,
तेरी जीभ को किसी बिल्ली ने काट लिया है क्या? तेरे मुंह से जवान नहीं निकल रही? तेरा जरूर दिमाग खराब हो रहा होगा क्योंकि तू सोच रहा था कि तू मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा परेशान नहीं हो रहा हूँ। सिम्पसन मेरे शिकंजे में आ चुका है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा आसानी हो रही है। डाबिन की भी मुझे देख के फटी पड़ी है, इसलिए वो किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताने वाली है। और उन दोनों की मदद के साथ मैं तेरी बॉडी में भी रह के अपनी जिंदगी काफी अच्छे से बिता सकता हूँ। और जिन 4 इंसिडेंट की तू बात कर रहा था स्कूल के अंदर, मैं उनको भी बहुत ही आसानी से रोक लूंगा। इसलिए जिनू किम, मैं तुझे कहना चाहता हूँ हार मान ले और चुपचाप से मेरे ऊपर से ये कर्ज हटा दे। लेकिन इसी के साथ जिनू किम की आवाज बहुत ही तेजी से हंसने लगती है और कहती है गधा कहीं का, अबे तेरे साथ सिम्पसन और डाबिन है तो इससे तेरा क्या फायदा होने वाला है? तुझे लगता है जिन घटनाओं की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ स्कूल के अंदर हुए थे? मैंने तुझे ऐसा कब कहा कि वो घटनाएं सिर्फ स्कूल के अंदर हुई थी? वो बेटे स्कूल के बाहर भी हुई थी। हरामखोर, क्या तुझे याद नहीं है? सिर्फ स्कूल के ही अंदर तूने मुझे परेशान नहीं करा है, तूने मुझे बाहर भी परेशान करा है। एंजल बहुत ही हैरानी के साथ कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि जो पहली घटना है वो स्कूल के बाहर घटने वाली है? जीनू कहता है, गधे कहीं के, मैं तुझे नहीं बताने वाला, तू बस कोशिश कर उस घटना को रोकने की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्यूचर एंचोल को, जो कि अभी पास्ट वाले एंचोल का पीछा कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, इसका मतलब है जो पहली घटना है वो स्कूल के अंदर नहीं हुई है, वो स्कूल के बाहर हुई है। लेकिन आखिर स्कूल के बाहर वो घटना हुई कहाँ पे है, मुझे ये जानना होगा। हाई स्कूल के टाइम पे मैं जिम में सिर्फ अपनी ट्रेनिंग किया करता था और मैं ज्यादा कहीं जाता नहीं था। क्या जिनू किम को ये बात पहले से पता होगी कि मैं अपने पास्ट वाले सेल्फ का पीछा करूंगा उसके जिम में? लेकिन अगर मैं अपनी पास्ट सेल्फ का पीछा करते हुए पकड़ा गया तो मेरी सच में वाट लग सकती है और उससे ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाए। लेकिन मैं सिम्पसन को भी इसका पीछा करने के लिए नहीं बोलना चाहता और डाबिन को भी मैं नहीं बोल सकता। लेकिन इस तरीके से खुद ही अपना पीछा करना मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन उसके अलावा आखिर मेरे पास रास्ता ही क्या है? आखिर मैं और कर ही क्या सकता हूँ? आइडिया, मुझे लगता है मुझे अपने चेहरे को कवर कर लेना चाहिए और जिम जाना चाहिए अपने पास्ट वाले सेल्फ का पीछा करने के लिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं पास्ट वाले एंचोल के ऊपर नजर रख सकूंगा। इसीलिए फ्यूचर एंचोल जिम में चला जाता है एक मास्क पहन के, जहाँ पे वो अपना नाम स्लैपी पैपी बताता है। जिम वाले को इस नमूने को देख के थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन वो उसको जिम की मेंबरशिप दे देता है। स्लैपी पैपी यहाँ के कोच को ये भी बताता है कि वो पहली बार जिम आ रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो अपनी असली वाली बॉडी में कई बार जिम आ चुका है और जिस बंदे से अभी स्लैपी पैपी बात कर रहा होता है वो उसका पुराना कोच होता है। इसलिए एंचोल यानी कि स्लैपी पैपी अपने मन में बोल रहा होता है, काफी समय बाद मैं अपने ओल्ड कोच को देख रहा हूँ। मैं पहले सिर्फ हमला करने में ही काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन मेरे कोच ने मेरा ग्राउंड वर्क भी काफी ज्यादा अच्छा बनाया था। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ तो मैं यहाँ पे एक्टिंग करूंगा जैसे कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी नजरें हमेशा पास्ट वाले एंचोल के ऊपर रखूंगा। मुझे लगता है अब तक पास्ट वाला एंचोल जिम में नहीं पहुंचा है, लेकिन तब तक के लिए मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कैसे करूँ? तब तक के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। इतने में ही एंचोल के सामने 2 बंदे आते हैं और कहते हैं, हे, लगता है तुम यहाँ पे नए आए हो, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें कुछ नए मूव सिखाएं? इससे पहले कि एंचोल इन्हें कुछ भी जवाब देता, इनमें से एक बंदा एंचोल को पकड़ के उसके ऊपर लॉक मार देता है और कहता है, इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है ना? इसको कहते हैं ट्विस्टर। मुझे समझ नहीं आता, आजकल हर कोई नमूना सोचता है कि वो MMA सीख सकता है। मुझे सिर्फ 3 दिन दे, 3 दिन में तेरी इतनी ठुकाई पिटाई करूंगा कि तू खुद ही इस जिम को छोड़ देगा। एंचोल अभी हल्का सा स्ट्रगल कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे याद आ गया, ये तो वही जिम है जहाँ पे सारे के सारे हरामी लौंडे आया करते हैं। लेकिन जिस वक्त मैं अपनी असली वाली बॉडी में हुआ करता था उस वक्त मेरी आंखों में आंखें डाल के भी देखने की इनकी हिम्मत नहीं थी। और ये हरामजादा जो मुझे अभी लॉक देने की कोशिश कर रहा है, ये एक टाइम पे मेरा ही चेला हुआ करता था जो अपनी दुम हिलाता रहता था मेरे पीछे पीछे। और मुझे आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि ये चूजे मुझे चैलेंज कर रहे हैं जिनू किम की बॉडी के अंदर। इतने में ही एंचोल देखता है जो स्कूल वाला मोटा उसका साथ का बंदा होता है वो भी यहीं पे होता है और उसको भी एक बंदे ने लॉक दे रखा होता है। मोटे की हालत खराब हो चुकी होती है और मोटा जमीन में टैप करते हुए बोल रहा होता है, मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन दूसरा बंदा मोटे को छोड़ नहीं रहा होता, वो लगातार उसको दर्द दे रहा होता है। और एंचोल को जो अभी लॉक पड़ा होता है उससे छूटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उसने पहले अपनी जिंदगी में काफी फाइट्स लड़ी हैं। इसलिए एंचोल आराम से उस लॉक से छूट जाता है और अपने मन में कहता है, क्या शिवलगी यहाँ पे क्या कर रहा है? और जिस बंदे के लॉक से एंचोल छूटा होता है उसको यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा उसके लॉक से कैसे छूट गया। लेकिन एंचोल अभी उस वाले बंदे को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है और वो देख रहा होता है शिवलगी की तरफ, यानी कि मोटे की तरफ। एंचोल को अभी मोटे के वो आंसू याद आ रहे होते हैं जो उसने उसके सामने रोए थे। एंचोल को याद आ रहा होता है कि ये मोटा सच में काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, ये तो बस इतना चाहता है कि इसकी एक नॉर्मल सी जिंदगी हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस मोटे को काफी सारे हरामखोर परेशान करते रहते हैं और उनमें से एक हरामखोर मैं खुद हूँ। लेकिन जो बंदा मोटे के ऊपर लॉक मार रहा होता है वो एंचोल को देख के कहता है, ओए छपरी, क्या देख रहा है बे? क्या तेरे साथ भी ऐसा ही करना है? लेकिन एंचोल शिवलगी की तरफ हाथ बढ़ाता है और इस बंदे को कहता है, गधे कहीं के,
मैंने कहा उसे जाने दे, उसे छोड़ दे। यानी कि एंचोल ने जिनू किम की बॉडी के अंदर यहाँ जिम वाले बंदों से सीधे तौर पे पंगे ले लिए होते हैं, और वो भी उस मोटे के लिए जिसको कभी वो खुद परेशान किया करता था हाई स्कूल में। और सच में यार इस मानवा का कॉन्सेप्ट मुझे सच में काफी ज्यादा खतरनाक लगा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है, और साथ ही साथ में हमें एक बहुत ही बड़ी सीख देता है, और वो ये है कि हमें कम से कम इतना अच्छा इंसान तो बनना चाहिए कि अगर हमारे ही जैसा कोई सेम इंसान हमारे साथ आ गया तो हम उसके साथ काफी अच्छे से रह सकें। क्योंकि अगर तुम अपने ही जैसे इंसान के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे हो या फिर खुद के ही साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल झंड है। और एंचोल की जर्नी झंड से भंड बनने की और उसके बाद एक अच्छा इंसान बनने की ये जर्नी शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं एंचोल को मैं अपनी स्कूल लाइफ से रिलेट भी कर पा रहा हूँ, इसलिए भी मुझे ये मानवा काफी ज्यादा अच्छी लगी है। और अगर आप चाहते हो कि ये मानवा मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ तो आप सबको इस वीडियो में मुझे अपना सपोर्ट दिखाना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये जो मानवा है ये भी पीटीजे यूनिवर्स की ही है, यानी कि इस मानवा में भी हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं जो कि हमने पहले कभी देखे हैं। जो मानवास मैंने एक्सप्लेन करी है वो कैरेक्टर्स उनमें भी आए होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये मानवा आपको अच्छी लगी हो, और आप अगर चाहते हो कि इसको आप आगे भी मेरे चैनल पे देखते रहो तो आप इसको सपोर्ट भी करोगे। इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।